ओके, फिर से क्विट पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि सर अब आपकी वो जो चीज है मेरे पास आ जाएगी। तो पहला इम्प्लाइड वारंटीज क्या होती है? इम्प्लाइड वारंटी का मतलब सबसे पहला क्विट पोजेशन, दूसरा इम्प्लाइड वारंटी अगेंस्ट द एनक्यूम्ब्रेंसेस, जो चींटी वाला या उस दही के अंदर टाइफॉइड नहीं होंगे, जर्म्स नहीं होंगे या कोई खराबी नहीं होगी, उसके ऊपर कोई भी घर लिया आपने तो आप समझ के चलते हो कि उसके ऊपर कोई भी पहले से पैसा बकाया नहीं है। ये इम्प्लाइड एनक्यूम्ब्रेंसेस का मतलब क्या? उसके टाइटल में कोई डिफेक्टिवनेस नहीं। पहले आप पढ़ के देखो। If the implied warranty has a quit possession, if the circumstances of the contract such that there is an implied warranty that the buyer shall have and the enjoy quit possession of the goods, मतलब उसको goods की possession उनको छोड़नी पड़ेगी। और दूसरा that there is a further warranty that the goods are not subject to any right in favor of the third party or the buyer's possession shall not be disturbed by reason of the existence of encumbrances. This means that if the buyer is required to and does discharge the amount of the encumbrances, there is a breach of warranty and he is entitled to claim damages from the seller. Implied condition क्या है? तो बात एप्पल विद ऑरेंज हो रहा है यहाँ पर। वो अलग बात कह रहा है, ये अलग बात कह रहा है। वो क्या कह रहा है? इम्प्लाइड क्विट पोजीशन का मतलब है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, नहीं समझ आया। सपोज आपने अपने यू आर लिविंग इन द बिल्डिंग नंबर 1 और बिल्डिंग नंबर 3 में मिस्टर एक्स रहता है। आपने मिस्टर एक्स से एक स्विफ्ट कार सेकेंड हैंड खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है। यू हैव पार्क्ड इट देयर ओनली, ऑब्वियसली 2 बिल्डिंग के फासले पे। ये तो नहीं कि थोड़ी आगे करो उसको मेरी हो गई, आपने उधर ही खड़ी है, किधर भी खड़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर एक्स आपके घर पे आता है और वो बोलता है, चाबी उठाई और उसको स्टार्ट करके जाने लगता है। आपने कहा किधर? तो उसने कहा कि गाड़ी मैंने ये तो नहीं कहा था तुझे बेचते टाइम कि आगे से तू ही अकेला चलाएगा, मेरी भी है और ना तूने पूछा था। आपका जवाब ऑब्वियसली होगा ना कि सर ऑब्वियस ही बात है, अगर मैंने डील कर दी डन तो आपकी पोजीशन खत्म है, पोजीशन खत्म है आपकी। इंप्लाइड वारंटी होती है कि आपकी पोजीशन यहां पर फिनिश, क्विट पोजीशन, ये वाली बात। और वो कविटेम्प्टर कुछ और देखो, कैविटेम्प्टर डैमेज के बारे में बात करते हैं, है ना। और वारंटी और जो है कुछ इंप्लाइड बातों के बारे में बात करते हैं कि अगर आपने नहीं भी पूछा तब भी ये बातें तो लागू होती है, ठीक है। इंप्लाइड कंडीशन क्या है? डिफरेंट इंप्लाइड कंडीशंस अप्लाई अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द सेल्स ऑफ गुड्स सच एज सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय मतलब हर एक जगह पर अलग अलग टाइप की इंप्लाइड कंडीशंस लगती है। सैंपल वाले में अलग लगेगी और डिस्क्रिप्शन वाले में अलग इंप्लाइड बातें होगी। और द कंडीशन एज टू टाइटल, सब अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग कंडीशंस लगाई जाती है कि नहीं। इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल में क्या है? देयर इज अ इंप्लाइड कंडीशन दैट द सेलर इन एक्चुअल सेल हैज द राइट टू sell the goods and in agreement to sell he will have the right to sell the goods at the time when the property passes to। सही बात है। एक्चुअल सेल के अंदर वो कभी भी बेचे चलता है, उसका राइट। एक्चुअल सेल पता नहीं क्या होती है, हैंड टू हैंड, तो उसका अधिकार है। इंप्लाइड कंडीशन द सेलर इन एक्चुअल सेल राइट टू सेल। आप जब दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप उसको बोलते हो पहले अपना दिखा, खरीद का बिल दिखा, क्या ये तेरा ही है? मतलब सपोज मैं शर्ट खरीदने गया तो मैं दुकान वाले को बोलूंगा कि इसकी खरीद दिखा आपने, इज इट योर्स, कि तुम राइट ऑनर हो या नहीं हो इसके बेचने वाले, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या ये इंप्लाइड है कि जो आदमी बेच रहा है आपको सामान वो उसका ओनर है? मानते हो ना आप इस बात को? तो इज इंप्लाइड कंडीशन द सेलर इन एक्चुअल सेल हैज अ राइट टू सेल द गुड्स। इंप्लाइड है कि उसको अधिकार है। एंड इन एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल में अगर है तो हम मान लेंगे कि उसका अधिकार जब भी वो हमें डिलीवरी देखा उस दिन उसका अधिकार हो जाएगा, उस दिन तक उसका अधिकार। एक रोलैंड वर्सेस दीवाल का एक केस है। ए बॉट सेकंड हैंड मोटर कार फ्रॉम बी एंड पेड फॉर इट। आफ्टर ही हैड यूज्ड फॉर 6 months ही was deprived of it because if the seller has no title to it he held that B। मतलब आपने चोरी का सामान खरीदा तो इस केस में आपकी कोई गलती है? कहते तो है सीआर मतलब क्रिमिनल में कहते हैं आपने गलती की है, बट यहां पर गुड्स के केस में अगर आपको पता नहीं है तो आपकी कोई गलती नहीं। क्लियर? नेक्स्ट।
इंप्लाइड कंडीशन अंडर द सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या क्या कंडीशन होती है? सबसे पहला, गुड्स अगर सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, मैंने आपको कहा कि सर मुझे तो ब्लैक कलर का एक पेन चाहिए जिसके अंदर इधर बटन हो और आगे निब पॉइंट होना चाहिए, प्लस वो पीछे से खुल पाए, ऐसा एक बटन होना चाहिए कि पिंक डाल दो, डिस्क्रिप्शन है। इंप्लाइड कंडीशन क्या है? आपने मुझे डब्बा पैक दिया, क्या इंप्लाइड कंडीशन है? वही चीज उसके अंदर। आपने दुकान में जाके बोला कि मुझे गोलगप्पे पैक कर दो, तो बहुत सारी स्वीट शॉप में आपको डब्बे में पैक करके सीधा पार्सल दिया जाता है कि नहीं? क्या है इंप्लाइड कंडीशन? उसके अंदर गोलगप्पे ही होने चाहिए। नहीं आए तो आप क्या करते हो? रिटर्न। सही है? तो आप पढ़ के देखो, इधर भी ये लिखा है, इंप्लाइड कंडीशन है टू डिस्क्रिप्शन में गुड्स मस्ट कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, दैट इज that when there is a sale of the goods by description, there is an implied condition that the goods must correspond with the description. In the sale by description, the buyer relies on the information. Obviously, sale में buyer किस पे डिपेंड करता है? सेलर को बोल समझता है कि वो उसको सही दे रहा है, तो उसको पूछने की जरूरत है कि क्या तुमने वही डाला अंदर या नहीं। A buy goods which he has not seen, it must be sale by example where he buy a new Fiat car from B and the car is not new, he can, क्योंकि उसने डिस्क्रिप्शन दिया था, नहीं चाहिए। डेली रोजमर्रा की जो बातें होती है ना हमारी लाइफ में, वो बातें हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद कईयों को तो ये लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो मुझे समझ नहीं आ रही, बट बेसिकली इतना इजी है कि रोज डेली बेसिस पे जो हमारी बातें, मुश्किल कितना था वो कंडीशन और वारंटी वाज द ओनली थिंग, वो जो मुश्किल था जो शुरुआत में मैंने समझाया, बाकी बस बातें कर रहे हैं हम। देखो इवन इफ द बायर हैज सीन द गुड्स, अगर बायर ने गुड्स देख भी लिए तब भी गुड्स क्या होने चाहिए? उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। सर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें देखने से पता नहीं चलती कि वो वही है या वो अलग चीज है। दिखने में बहुत सारी चीजें एक जैसी हो सकती है, मिल्क फ्लेवर्ड और नॉट फ्लेवर्ड, कलर नहीं बोल रहा हूं मैं, फ्लेवर्ड मिल्क और अदर देन फ्लेवर्ड मिल्क। चलो डबल टोन टोन तो समझ आता है, विद फैट और विदाउट फैट, क्या उसमें देखने से पता चलता है कि ये फैट वाला है कि नहीं? आपने कहा दूध चाहिए, उसने आपको दूध दे दिया, डबल टोन, पता नहीं है अभी भी ना, वो तो आपको जब यूज करोगे तो पता चलता है उसका। समझ आ गया? तो बहुत सारी चीजें इवन इफ यू हैव सीन इट तब भी वो डिस्क्रिप्शन वाला क्लॉज लगेगा। अगला, ये जितने भी एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये लिख लेना, पढ़ने में आसानी होगी आपको बाद में। आगे, गुड्स मस्ट ऑल्सो बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। आपने कहा दही चाहिए, उसने दही दे दिया, बट उस दही में कीड़े थे, वापस कर सकते हो, है ना? मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब सर यूज करने के लायक हो। दही आपने मांगा, दही मैंने दिया, दही, यू सेड गिव मी द योगर्ट, आई गिव यू योगर्ट, बट क्या आपने ये कहा था टाइफाइड रहित? ठीक है सर, ये ऐसा नहीं, आपने दही मांगा, इसका मतलब मैं मर्चेंटेबल यूजेबल क्वालिटी का दही मांग रहा हूं, मैं खराब दही नहीं मांग रहा हूं आपसे। आगे, जैसे एक एग्जांपल नीचे लिखा है, मैंने आपसे धागा मंगाया, यान, रेड कलर का 10,000 मीटर का यान आपसे मंगवा लिया मैंने, आपने 10,000 मीटर का रेड कलर की यान का रोल भिजवा दिया मेरी फैक्ट्री, कोई दिक्कत नहीं करी आपने अभी तक, बट मैं जैसे उस यान को, धागे को यूज करूं, टच करूं, टूट जाता है, खराब हो जाता है ना, पुराना तो टूटता रहता है। मैंने आपको कॉल किया, भाई ये तो खराब क्वालिटी का है यान, तो आपने कहा हाँ मुझे पता है, तुमने यान मांगा था, यान दे दिया, तुमने ये थोड़ी कहा था बिना टूटने वाला यान चाहिए मेरी तरफ से कि सर अंडरस्टूड सी बात है कि मैं आपसे मर्चेंटेबल क्वालिटी का ही यान मांग रहा हूं जो यूज आए, मुझे खराब चाहिए होगा तो मैं बोल दूंगा कि कचरा दो। समझ आ गया? दो एग्जांपल बताए मैंने इसके। अगर बायर ने उसको चेक कर लिया, देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड टू डिफेक्ट विच सच एग्जामिनेशन, जो नॉर्मल एग्जामिनेशन पे पता चल पाए, दही वाले में नहीं लगेगा क्योंकि दही दही है, आप टाइफॉइड जर्म्स को पता नहीं लगा सकते। ठीक है, द बायर इवन है राइट टू एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स बिफोर एक्सेप्टिंग, अगर सैंपल के तौर पे तो एग्जामिन करके आपको गुड्स लेने का अधिकार है। कई दुकान वाले बोलते हैं ना सैंपल नहीं दिखाते हम, आपका अधिकार है सैंपल देखना। कंडीशन एज टू होलसमनेस,
ओके चलो, बड़ा एक अच्छा सा एग्जांपल है। मिस्टर ए ने एक बर्गर लिया। मिस्टर ए ने आपकी बर्गर की बेकरी की शॉप है, मैं आपके पास गया कि मिस्टर ए जो आपको बर्गर चाहिए, आपने कहा सर 100 रुपए दीजिए बर्गर मिल जाएगा, तो बर्गर दे दिया। होलसमनेस पे आ रहा हूँ, ठीक है। बर्गर जो है मिस्टर ए की वाइफ ने खाया, खाते ही उसके दांत जो है बर्गर में अटक गए। बर्गर पुराना था, खराब था, टूट गए, दांत आगे भी टूट गए, मतलब एक बड़ा क्रेजीनेस में खाते ना बच्चे, तो उसने खाया और दांत टूट गए उसकी वजह से। क्या मिस्टर ए या उनकी वाइफ बेकरी वाले पे केस कर सकते हैं? वो कहते हैं कि सर आपने बर्गर मांगा था। इंप्लाइड है कि आप खाने वाला बर्गर दोगे, पत्थर का नहीं दोगे। नीचे एग्जांपल लिखा, पढ़ के देखो। मिल्क वाला और बर्गर वाला दोनों ये होलसमनेस है, ये पूरे तरीके से ठीक होना चाहिए। तो बड़े आगे सही है, समझ आ गया? दोनों एग्जांपल हो गए। आगे लिखे कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी एक पर्पस के लिए आपको अगर आपने मांगा तो वो उसी पर्पस के लिए होनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, एक केस था कोर्ट का। एक पंडित ने एक हॉट वाटर बॉटल, पता है क्या होता है? सिकाई के लिए होती है। मतलब कहीं भी हो, पीठ जरूरी नहीं है, दिमाग पे भी कर सकते हैं, किधर भी करो आप। हॉट वाटर बॉटल मार्केट में आती है ना प्लास्टिक वाली, वो। तो एक पंडित जी ने वो हॉट वाटर बॉटल खरीदी थी और दुकान वाले को बताया कि भाई मेरे को सिकाई करने के वास्ते ये चाहिए, मेरी वाइफ के स्वेलिंग है गाल फेस पे, तो मुझे वो चाहिए, मुझे हॉट वाटर बॉटल चाहिए सिकाई के लिए और गर्म पानी डालना है। तो उसने कहा ठीक है ले जाओ। पंडित ने घर गया और उसमें गर्म पानी डाला और वाइफ ने सिकाई करने के लिए इधर लगाया, वो बॉटल बस्ट हो गई, ठीक है। वो पूरी जल गई, उनकी वाइफ, वो लेडी पूरी जल गई। इस केस में क्या पंडित जी केस कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि सर क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको अपना पर्पस बता दिया था, है ना। देखो, द बायर एक्सप्रेसली टेल्स द पर्पस, और दूसरा गुड्स आर ऑफ डिस्क्रिप्शन विच इन द कोर्स ऑफ सेलर बिजनेस सप्लाई। बहुत सारे एग्जाम्पल, कोई भी ले लो, आपने अगर पर्पस बता दिया तो ठीक है। पढ़ के देखो जल्दी से, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट वाला, पंडित जी वाला। आगे ना आपकी बुक में एग्जाम्पल, इसमें सेल्स ऑफ गुड्स में इसको समझाने के लिए काफी अच्छे लिखे हुए हैं सारे, और ये 1903 का एक्चुअल केस है। डन। क्लियर है? आगे समझ। अभी तक आपने टॉपिक क्या पढ़ लिया? कंडीशन, स्टिपुलेशन, क्या डिफरेंस है? implied when the level of warranty sinks to the when the level of condition sinks to the level of warranty। यहां तक एक टॉपिक खत्म। फिर आया व्हाट आर द implied warranty और कंडीशन। तो उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया व्हाट आर द implied warranties। तो दो implied warranties पढ़ी आपने, implied as to quit possession, implied as to encumbrances, ठीक है। फिर आया implied conditions क्या होती है, तो आपने कहा टाइटल की कंडीशन है कि भाई टाइटल आप छोड़ दोगे। दूसरा implied कंडीशन, अगर सेल में डिस्क्रिप्शन हुई है तो क्या है कि वो डिस्क्रिप्शन वाला ही सामान आपको मिलेगा। मर्चेंटेबल क्वालिटी की वजह से तो मर्चेंटेबल क्वालिटी मिलेगा। होलसमनेस एंड फिट फॉर पर्टिकुलर पर्पस। क्लियर? ओके, अब आते हैं इंप्लाइड कंडीशन अंडर सेल बाय सैंपल। ये भी आपको पहले से पता होगी। सेल बाय सैंपल मतलब दिखाता हूं मैं आपको एक्स क्वालिटी के बादाम, देता हूं मैं आपको वाई। गलत है, अगर एक्स दिखाऊंगा एक्स देना है। तो सेल बाय सैंपल के केस में द बल्क शुड मैच विद द सैंपल।
इंप्लाइड है ये पहला। बल्क शैल कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल क्वालिटी। दूसरी कंडीशन कि सर आपको अगर होल देखना है तो आप उसको चेक कर सकते हो, मतलब समझ आया? आपको ये नहीं बोला जा सकता सैंपल देख लिया और जाओ। आप कहते हो अगर कि मुझे बल्क भी देखना है एक बार, तो आपको अधिकार है देखने का, आप वैरायटी चेक कर सकते हो। तीसरा, अगर कोई हिडन डिफेक्ट्स हैं, जैसे it is further an implied condition of merchantability as regard to latent or hidden defect in the goods which could not be examined by the normal examination। जो चीजें पता नहीं चलती उस केस में बाहर की गलती नहीं। एक मैंने एग्जांपल पहले दिया था ना आपको, वो उसमें वैसे कंफ्यूज हो गए थे आप लोग, पिग वाले में दिया था ना मैंने, उल्टा दिया था उसमें। हाँ वो सही था, मैंने उसको एक्सेप्शन में बताया था, बट उसको आप समझ सकते हो। अभी एक नॉर्मल एग्जामिनेशन अगर कोई चीज दिखने को है तो आपकी गलती बायर की गलती नहीं है, उस टाइम पे सेलर की गलती। डन। इंप्लाइड कंडीशन इन सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, दोनों को मिक्स कर देना। क्या मतलब है? In case of sale by sample as well as by description, the goods supplied must be correspondence with the sample as well as with the description. Thus, in Nicole versus Goodies, 1854, there was a sale of foreign refined rape oil. मैंने आपको ऑयल का एग्जांपल दे दिया था एक बार कि तेल बेच ऑयल की दुकान है, आपने उससे रिफाइंड ऑयल मांगा, वो ये वाला रेप ऑयल। हैविंग वारंटी ओनली इक्वल टू सैंपल, सैंपल जैसा ही मांगा था आपसे। क्लियर? द ऑयल टेंडर्ड वाज सेम एज द सैंपल बट इट वाज नॉट ए फॉरेन रिफाइंड रेप ऑयल हैविंग मिक्सचर ऑफ इट एंड अदर ऑयल। इट वाज हेल्ड दैट द सेलर वाज, मतलब डिस्क्रिप्शन की वजह से जैसा नहीं है तो सेलर की लायबिलिटी बनती है। कोई सवाल? कोई सवाल है? आगे वाला टॉपिक सेम दोबारा आ रहा है। इंप्लाइड वारंटी, सबसे पहला वारंटी हैज टू क्विट फ्री फ्रॉम एनक्यूमराइज, पढ़ लिया ना पहले ये। और तीसरा वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। जैसे हिट खरीदते हो, हिट पे लिखा है कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। बहुत सारी मेडिसिन पे लिखा होता है नॉट टू बी कंज्यूम्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमेन, बहुत सारी लिखा होता है ना, या बच्चों के लिए ना दी जाए, दीज मेडिसिन आर नॉट फॉर द चाइल्ड। बच्चों के लिए अलग मेडिसिन होती है, बड़ों के लिए अलग। तो वो क्या होता है कि सर डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स है तो उसको लिखना आपका काम। वारंटी इंप्लाइड बाय कस्टम और यूजर और ट्रेड, कुछ ऐसे होते हैं जो यूज के हिसाब से भी वारंटीज बन जाती है, मतलब पूछना नहीं पड़ता, दिखाना नहीं पड़ता। यूज सी बात है कि सर अगर हम आपसे कपड़ा खरीद रहे हैं तो कस्टमर यूजेज है कि कम से कम वो 2-3 महीने तो चलेगा ना, ये नहीं कि 2 दिन बाद ही खराब हो गया वो कपड़ा। तो प्रोवाइड दैट एन इम्प्लाइड वारंटी और अ कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज मे बी एग्जिस्ट बाय द यूजर्स ऑफ ट्रेड। यहाँ पर डिस्प्यूट बहुत होते हैं। बाकी आपका कैविटेम्टर हो गया, आगे सारा हो गया। 2 टॉपिक और रहते हैं आपके लास्ट, आ जाओ उनके। हाँ ऑक्शन सेल रहता है, ऑक्शन सेल है ना। लास्ट टॉपिक करते हैं 321 का ऑक्शन सेल। ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगाना, बिडिंग को बोलते हैं ऑक्शन मतलब नीलामी। बिडिंग का मतलब होता है बोली लगाना, बिडर का मतलब होता है जो बोली लगाता है। क्लियर है? A sale by auction in a public sale where goods are offered to be taken by the bidders. It is a proceeding at which the people are invited to complete the purchase of the property by successive offers of advancing sum. तो मैंने आपको एक बार बताया था कि ऑक्शन के अंदर ऐसे कोई नहीं घुस सकता है 1 करोड़ 10 लाख। तो लास्ट में क्या वर्ड लिखा है? बाय
एडवांसिंग सम मतलब क्या हुआ, पहले जमा करने पड़ते हैं, ऐसे आप टैक्सी या घोड़े पे आ रहे हो ऐसे नहीं होता। ठीक है, ठीक है, आगे। Section 64 lays down that the rule regulating auction sale, where the goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie मतलब जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट साइट, पहली नजर, प्राइमा फेसी, कि मुझे देखते ही लगता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत इनोसेंट है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमा फेसी इज इनोसेंट। जैसे मुझे लगता है कि प्राइमा फेसी दिस डॉक्यूमेंट इज एडिटेड, दिख रहा है कि काटा पीटी या फोटोस्टेट हुई हुई है, तो मैं कि देखने में लग रहा है कि गलत है, तो हम क्या कहेंगे, प्राइमा फेसी एडिटेड, प्राइमा फेसी फेक। समझ आया वर्ड का मतलब? ठीक है। Where the goods are put up for sale, lot of prima facie deemed to be subject of separate contract for the sale. The sale is completed when the auctioneer announces its completion by the fall of the hammer. में पहले से पता है कि थर्ड हैमर फॉल होने पर सेल फिनिश हो जाती है। Right to bid may be reserved expressly by or on behalf of seller. Where such right is expressly reserved, the seller or any person authorized on behalf of the seller can make the sale. मतलब ऑक्शन क्या वो बता रहा हूं मैं आपको, वैसे तो पता ही ऑक्शन क्या होती है। मेरी भी आप पे मैं बोली लगा सकता हूं, या मेरे भी आप पे मेरा ऑथराइज पर्सन भी लगा सकता हूं। इट शैल नॉट बी लॉफुल, थर्ड लाइन, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ, या ऐसा कोई भी काम करना जिससे कि आप इनडायरेक्टली सेल का प्राइस प्रॉपर्टी को, वो करते नहीं है, पिक्चरों में नहीं दिखता, एक दो अपने आदमी बिठा के बढ़ा रहे होते हैं, वो सब अलाउड नहीं है। सेलर अपनी खुद की बोली नहीं लगा सकता, कई बार लगाता है, गलत है। एनी सेल इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस रूल आर फ्रॉड, अगर इन्होंने कोई भी गलत काम किया तो गलत है। सेल में बी नोटिफाइड सब्जेक्ट टू अ रिजर्व प्राइस, वेयर देयर इज अ सच नोटिफिकेशन एवरी बिड इज अ कंडीशनल ऑफर सब्जेक्ट टू इट्स बीइंग अप टू रिजर्व प्राइस। डन, ठीक है, छोड़ दो। अगर कुछ भी गलती मिलती है इसमें तो बायर के पास ऑप्शन होता है कि उस सेल को वो तोड़ सकता है। लास्ट टॉपिक आते हैं, ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व रियल और सी ट्रांजेक्शन। समझो एक बार ध्यान से, ऐसा जो एक वर्ड बता रहा हूं, एक दो वो समझना। आप अगर दिल्ली में बैठे हो, आपको चाइना से सामान मंगवाना है, बीच में पानी आ गया, शिप के थ्रू आएगा, आप कंट्री हो इंपोर्टिंग, चाइना है एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये दो तीन चीजें ध्यान रखना, क्लियर? ओके। जब चाइनीज कंट्री से एक्सपोर्टिंग पोर्ट से सामान उस एक्सपोर्ट पे छोड़ दिया, पोर्ट पे छोड़ दिया जाता है, सबसे पहले तो दुकान पे छोड़ दिया जाता है, दुकान पे सामान खरीद दिया और बोल दिया इज अ चाइनीज पर्सन, इसने मुझे बोला कि सर ये सामान है मेरा, आप देख लीजिए, आप ले जाइए अपने आप, यू आर अ बायर, तो वो हो गया एक्स शिप। एक्स शिप मतलब दुकान पे खरीदा और दुकान से लेके शिप के पहले तक लाके छोड़ देना। एक्स शोरूम प्राइस सुना किसी ने? उसमें रोड टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता। एक्स शिप क्या होगा? शिप से मतलब शिप तक लाके छोड़ देंगे, उसके आगे की भाड़ा इसमें इंक्लूड नहीं है। दूसरा फिर होता है, एक होता है वर्ड एफओबी, एक होता है सीआईएफ, दोनों वर्ड सुनो क्या होता है। अगर मैं वर्ड यूज करता हूं एफओबी, उसकी फुल फॉर्म होती है फ्री ऑन बोर्ड, भेजने वाली कंट्री। सुन लो, सब लिखा हुआ बुक में, सुन लो खाली एक बार। एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड, सीआईएफ मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। सुनो समझ आएगा, समझो चीजों को ना, रटना क्यों। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट सीआईएफ का मतलब होता है, ठीक है। अगर ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे, अब पहले मैं एफओबी बता देता हूं क्या होता है। फ्री ऑन बोर्ड कि सेलर कहता है मैं कहां फ्री हो गया हूं, आपको मैं एक्सपोर्ट वाली कंट्री के चाइना के पोर्ट पर शिप में लोड करवा के मैं अपने घर जा रहा हूं, मेरी पानी की कोई गारंटी ना, मैं पानी का भाड़ा आने जाने का, ना मैं पानी का इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस होता है पानी का, मैं नहीं दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या कहता है फ्री ऑन, कि 10 रुपए पर यूनिट एफओबी, मतलब इसके अंदर आने जाने का भाड़ा इंक्लूड, क्लियर। अगर वो कहता है 10 रुपया पर यूनिट सीआईएफ,
या वो कहता है 15 रुपये पर यूनिट CIF, नॉट 10, 15 रुपये पर यूनिट CIF, तो वो क्या कह रहा है कि मैं इंडियन पोर्ट तक आपको पहुंचा दूंगा, मैं कितने लूंगा, ऐसी लैंग्वेज में यूज होता है 15 रुपये पर यूनिट CIF। तो मतलब इस के अंदर FOB तो है ही है, प्लस पानी का इंश्योरेंस मरीन, प्लस C FOB हो गया, I मतलब पानी का इंश्योरेंस, F मतलब फ्रेट, कि मैं इंडियन पोर्ट तक का फ्रेट भी मैं दे दूंगा। तो 15 रुपया पर यूनिट, समझ आ गया, समझ, उसकी इच्छा है देगा नहीं देगा, मैं आपको टर्म समझा रहा हूं कि टर्म कब क्या यूज होता है। FOB आ गया समझ, FOB में बायर कहां तक की गारंटी लेता है, सेलर, सेलर चाइना पोर्ट कहते हैं। CIF में सेलर कहां तक की गारंटी लेता है, क्या वर्ड यूज करें उसके लिए, CIF, ठीक है। अब एक बार वर्ड्स देखते हैं क्या लिखे हुए। सबसे पहला FOB पेज नंबर 321 मिल गया, FOB पढ़ के देख लो क्या लिखा है। मतलब किसके खर्चे पे शिप में जाएंगे वो, सेलर के, पर कहां तक, शिप तक, शिप के आगे मेरा कोई जिम्मेदारी। दूसरा FOR, FOR मतलब फ्री ऑन, बस वो वहां पर पानी से आ रहा है और यहां पर रेल से आ रहा है, तो FOR का मतलब मैं कहां तक की गारंटी लेता हूं, रेलवेज तक की, प्रिवेल इन द FOB कॉन्ट्रैक्ट, मैं रेल तक मेरी गारंटी, उसके आगे रास्ते की भाड़ा मेरा, रेल का किराया मेरा नहीं है। फिर आता है CIF, मतलब सब कुछ इंडिया तक मेरा, क्लियर। फिर आता है एक्स शिप, मतलब कहां तक, शिपमेंट के पैसे सेलर के हैं इसमें। देखो, here the seller is bound to arrange the shipment of the goods to post destination, shipment of the goods पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, इंडिया तक के शिप का खर्चा वो देगा, एंड टू सच फर्दर इनलैंड डेस्टिनेशन एज द बायर में स्टिपुलेट, द बायर इज नॉट बाउंड टू पे अंटिल द गुड्स आर रेडी फॉर द गुड्स आर ट्रेवल एट द सेलर्स रिस्क, बट ही इज नॉट बाउंड टू इंश्योर देम। एक्स शिप में और CIF में डिफरेंस क्या है, एक्स शिप प्राइस और CIF प्राइस में क्या डिफरेंस है, सुनो, एक्स शिप प्राइस के अंदर इंश्योरेंस नहीं होता और इंडियन पोर्ट तक देके जाएगा वो, एक्स शिप मतलब अपने शिप तक, इंडियन पोर्ट तक पहुंचा देगा, बट इसमें रास्ते का इंश्योरेंस इंक्लूड, मेरा CIF के अंदर इंडियन पोर्ट तक पहुंचाएगा और रास्ते का इंश्योरेंस भी इंक्लूड, ठीक है। विद दिस योर चैप्टर इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।